बायोलॉजी की एक्सपर्ट आरती मैम की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय बच्चों, आज आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आपको यहाँ तक अगले और पिछले वीडियो में हम दो वीडियो में कोशिका के बारे में बता चुके थे। कोशिका से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता चुके थे। कोशिका में दो प्रकार की कोशिकाएं, उत्पत्ति के आधार पर और शरीर संरचना एवं संगठन के आधार पर दो बता चुके थे, उसमें अंतर भी बता चुके थे। तो आज आइए हम कोशिका के भाग के बारे में जानते हैं, कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और एक बात हम ये कहेंगे कि आप लोग इस बात को इग्नोर मत करिए, जो बताया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़िए, अन्यथा फिर क्या होगा कि आने वाले समय में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अभी से नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर से आपको पढ़ना पड़ सकता है। तो आ जाइए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने कहा था कोशिका जो है दो पार्ट बना चुके हैं, उसमें से तीसरा पार्ट है कोशिका के पार्ट। हमारा टॉपिक है कोशिका के बारे में पूरी जानकारी, मतलब कोशिका के कितने भाग होते हैं। चलिए देखिए, ये कोशिका है, कोशिका के पूरे 3 भाग होते हैं। मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जिसमें से पहला है कोशिका भित्ति, जिसको हम पहला क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। आप जब अंतर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आया रहा होगा कोशिका भित्ति जो होता है, क्या होता है कोशिका भित्ति। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वैक्यूल्स, और तीसरा आ जाता है कोशिकांग। तीसरा क्या आ जाता है? कोशिकांग। इसको हम इंग्लिश में ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। तो कोशिका के 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से, कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं और कोशिकांग। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका के को चारों तरफ से जो घेरे हुए होती है और कोशिका की सुरक्षा करती है, उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और रिक्तिका जो है कोशिका का ही भाग है, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली खाली संरचना होती है, उसको हम रिक्तिकाएं कहते हैं। रिक्त का मतलब ही होता है खाली स्थान। तो ये फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनेल्स। कोशिका क्या होता है? ये बताए कोशिका के अंदर पाई जाने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो इनके भी 3 भाग होते हैं। तो अगर हम यहाँ इनके देखें तो इनके कितने भाग होते हैं? 3। प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक सेल वॉल, और इसको देखें तो ये हो जाएगा द्वितीयक अगर हम कर सकते हैं, सेकेंड प्राइमरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका भित्ति, और लास्ट वाला है तृतीयक कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के कितने भाग होते हैं? 3। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक और तृतीयक। जो रिक्तिका होती है उसकी संख्या 2 होती है, इसमें कोई भाग नहीं होता। तो आइए हम इसमें ऑर्गेनेल्स की बात करें। तो ये ऑर्गेनेल्स जो होता है वो कई होते हैं, जिससे इसमें से पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनेल्स होता ही क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को ही कोशिकांग कहा जाता है। तो हम कुछ कोशिकांग का नाम लिख रहे हैं। तो ये कोशिकांग है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा हो जाता है केंद्रक। तीसरा चलिए लिखते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है मतलब क्रम से, यहाँ पर आगे पीछे हो सकता है। हरित लवक। चौथा है गाल्जी बॉडी, हरित लवक, गाल्जी बॉडी। लाइसोसोम, आगे राइबोसोम। अगर आगे जाए तो आपको मिलेगा ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंतः प्रद्रव्यी जालिका।
पढ़ना क्या है उसके बारे में, अगर आपको किताब में देखेंगे तो बहुत ढेर सारा दिया है, तो हमें जो पढ़ना है उसके बारे में हम यहाँ पर मुख्य रूप से चल रहे हैं। अगर आप वैसे देखेंगे तो उपापचयी सक्रिय कोशिकांग है, उपापचयी निष्क्रिय कोशिकांग, सक्रिय कोशिकांग में आ जाते हैं, निष्क्रिय में आ जाता है टैनिन, रेजिन, गोंद, वो निष्क्रिय में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कोशिका भित्ति पहले देखेंगे, कोशिका कितने भाग होते हैं, 3, कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं और कोशिकांग। फिर कोशिका भित्ति जो होता है 3 प्रकार का, मतलब इसके 3 भाग होते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति या प्राइमरी सेल वॉल, तृतीय कोशिका भित्ति, रिक्तिका के कोई भाग नहीं होते, ये खाली स्थान होता है कोशिका के अंदर। फिर उसके बाद यह जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है केंद्रक, हरित लवक, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अब इनके कई उपनाम है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है, केंद्रक को और क्या कहते हैं, हरित लवक को और क्या कहते हैं। तो चलिए ये इतना लिखने के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है। तो आगे देखिए, यहाँ पर देखिए पहला नंबर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया लेते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पहला नंबर हम क्या लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोशिकांग के उपनाम, कोशिकांग के उपनाम, उसको और किस किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत एग्जाम में आता है, यहाँ आपके लिए हर एग्जाम में आता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को और हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का विद्युत ग्रिड क्या कहा जाता है, कोशिका का विद्युत ग्रिड, या हम बिजली घर भी कह सकते हैं, बिजली घर, कोशिका का बिजली घर या विद्युत घर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको और नाम से जाना जाता है, जैसे एटीपी बैटरी, एटीपी बैटरी, और भी कहते हैं एटीपी इंजन, एटीपी इंजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कितने नाम हो गए, 3, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का विद्युत ग्रिड, एटीपी बैटरी और एटीपी इंजन। एटीपी का मतलब होता है जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा बनती है वो संचित हो जाती है, उसको हम अगर पूरा नाम इसका कहें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो संचित हो जाती है एटीपी के रूप में। एटीपी बैटरी या एटीपी इंजन किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे विद्युत गृह कहा जाता है, कोशिका का विद्युत गृह। अगर केंद्रक की बात करें, उस केंद्रक को हम न्यूक्लियस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। अगर इसको हम देखें, इसको क्या क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, नियंत्रण कक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कोशिका में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाए, अगर हम हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। ये कोशिका का रसोई घर कहलाता है, कोशिका का रसोई घर। अभी हम बताएंगे क्यों कहते हैं रसोई घर, कोशिका का रसोई घर। तीसरे की बात करें, अगर हम राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम, ये सब कोशिकाएं हैं, उसके उपनाम है, ये पूछे जाते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, FACTORY, प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री का हिंदी उद्योग भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ यही लिख रहे हैं, फैक्ट्री। फिर पांचवें का अगर हम बात करें, लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम को हिंदी में लाइसोसोम ही कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो सुसाइड
बैग ऑफ द सेल कहा जाता है इसे, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। कोशिका की आत्मघाती थैली क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्महत्या भी कह सकते हैं, आत्महत्या की थैली। अभी इसको हम बताएंगे, समझ लीजिए कि छठवां आता है गोल्जी बॉडी के बारे में, GOLGI, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं? कोशिका का स्रावी अंग कहा जाता है इसे, सिक्रीटिंग ऑर्गन ऑफ द सेल, सिक्रीटिंग ऑर्गन ऑफ द सेल। कोशिका का स्रावी अंग, कोशिका का स्रावी अंग, कोशिका का स्रावी अंग। लास्ट वाला बचता है एक इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको हम शॉर्टकट में ER लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ER। इसको बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका पूरा नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्टकट में E और R बोला जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र, स्केलेटल, स्केलेटल स्केलेटल ऑफ द सेल, कोशिका का कंकाल तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र या कोशिका का कंकाल कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से इसके उप नाम है। कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। ये सारे कोशिकांग हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर। तो ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको और उपनाम से जाना जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके अलावा इसे एटीपी बैटरी या एटीपी इंजन भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है, अगर पेपर में आएगा तो नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा है न्यूक्लियस, इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। इसके अलावा इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है ना। मस्तिष्क सोचता है, समझता है, तो कार्य होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं, इसे किचन ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का रसोई घर। क्यों? वो जो हरित लवक होता है उसमें भोजन का निर्माण होता है, तो जहाँ भोजन का निर्माण होता है उसे रसोई घर ही कहा जाता है। चौथा है राइबोसोम, राइबोसोम दानेदार संरचना होती है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन निर्माण करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। अगला है लाइसोसोम, लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का या कोशिका की आत्महत्या की थैली। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें विषैले प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और जब ये भोजन एंजाइम पाए जाते हैं, जब ये नष्ट होता है तो इसके आसपास की कोशिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, या इसको भोजन न मिलने पर ये अपने पास की कोशिकाओं का भक्षण करने लगता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। फिर छठा है गोल्जी बॉडी, इसे सिक्रेटिंग ऑर्गन ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का स्रावी अंग, क्योंकि ये अन्य कोशिका के अन्य अंगों के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए इसे कोशिका का स्रावित अंग कहते हैं। लास्ट वाला है ER, इसको हम इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसे कोशिका का स्केलेटल ऑफ द सेल, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका की आकृति प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमने बताया कोशिका के उपनाम क्या क्या है कोशिकांग के। अब इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसे होती है, इसका कार्य क्या होता है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे, ठीक। तो आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।